Hello guys, welcome back to our channel. I am Jay, old is gold movie explainer. Today we gonna talk about Bollywood movie मोनिका ओ माय डार्लिंग। इस मूवी के स्टोरी में एक ऐसी रोबोटिक कंपनी जिसमें पहला मर्डर एक रोबोट ने किया और उसके बाद इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ एक के बाद एक मरने लगते हैं। और अगर इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को IMDb पर आउट ऑफ 10 में 8 की रेटिंग मिली है और 94% गूगल यूज़र ने लाइक भी किया है। तो इस मूवी में ये सारे मर्डर कौन कर रहा है और इस मूवी की मर्डर मिस्ट्री क्या है, ये जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इस मूवी का एक्सप्लेन शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। आई होप कि हमारे व्यूअर बहुत ही प्यारे हैं। अब तक तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर भी लिया होगा। तो चलें मूवी एक्सप्लेन की तरफ। जहां मूवी शुरू होते ही हम रात के सीन में एक लड़की शालू को देखते हैं जो हैप्पी दिवाली बोल रही होती है। और तभी हम अगले सीन में गौरव को देखते हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी का एक एम्प्लॉय है। वो शालू का उसी वक्त का वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहा होता है और वो शालू का वो वीडियो देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है। जहां हमें ये पता चलता है कि वो शालू का दीवाना है। तभी अचानक उसी कंपनी का दूसरा एम्प्लॉय देव आता है और देव गौरव को अपने बारे में बताता है कि आज उसने मंदिर में शालू को प्रपोज कर दिया और शालू ने उसे हाँ बोल दिया। और इतना सुनते ही गौरव को अच्छा नहीं लगता, वो काफ़ी सैड हो जाता है। तभी ये भी देखा जाता है कि उस वक्त रात की सीन होती है और उन दोनों के अलावा उस कंपनी में कोई नहीं होता। और देव इतना बोल के एक रोबो रूम में चला जाता है अपनी एक फाइल को लेने के लिए। तभी अचानक उस रोबोट ने देव पर हमला करके उसे जान से मार दिया। वहीं के बाद ये मूवी एक टाइम जंप लेती है जहां हम 6 मंथ बाद की सीन में गौरव को देखते हैं और यहां उसके साथ शालू भी होती है। तभी हमें ये पता चलता है कि अब गौरव शालू के साथ काफ़ी खुश है। और वहीं ये भी देखा जाता है कि यूनिकॉर्न कंपनी की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। और तभी इस कंपनी के ऑनर सत्यनारायण अधिकारी जी को देखते हैं और वो अपने सभी कर्मचारियों को बोनस का अनाउंसमेंट करते हुए उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी अनाउंसमेंट कर देते हैं जिनका नाम होता है जयंत आर्खेडकर। मतलब इस मूवी का मेन हीरो राजकुमार राव को देखते हैं जहां हमें ये पता चलता है कि शालू जयंत की बहन है। और तभी सत्यनारायण जी ये भी बताते हैं कि जयंत ने उनकी कंपनी को एक ऐसा रोबो बना के दिया है जिससे सत्यनारायण की यूनिकॉर्न कंपनी आसमानों की बुलंदियों तक पहुंच सकती है। और इस खुशी में वो अपनी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जयंत को ही बनाते हैं, जबकि इस पोस्ट के लिए काफ़ी लोग उम्मीदवार थे। यहाँ तक सत्यनारायण का बेटा निशिकांत भी इस कुर्सी का उम्मीदवार था। और जब ये पोस्ट उसे नहीं मिली तो वो अंदर ही अंदर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। और तभी देखा जाता है कि इस पोस्ट के एक पुराने उम्मीदवार अरविंद को देखते हैं जिन्हें खुद पर इतना ज़्यादा भरोसा था कि शायद ये पोस्ट उन्हें ही मिलेगी। पर इन सब को नज़रअंदाज करते हुए सत्यनारायण ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट जयंत को ही दी। और उसी के बाद हम इस मूवी में निकी नाम की लड़की को देखते हैं जो जयंत से प्यार करती है और सत्यनारायण की बेटी है। मतलब देखा जाए तो जयंत का जैकपॉट लग चुका है। मतलब यूनिकॉर्न कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट और साथ में इसी कंपनी के ऑनर की बेटी भी मिल चुकी है। अगर हम जयंत के बारे में बताएं तो वो एक मामूली से घर का एक मिडिल क्लास इंसान था, पर उसने बड़ी ही मेहनत से पढ़ाई करके अपनी इस कामयाबी को हासिल किया है। उसी के बाद जयंत ने उसी महफिल में अपने उस रोबोट को सभी के सामने ट्रायल करके दिखाया जो काफ़ी सक्सेसफुल था। उसी के बाद हम अगली सीन में मोनिका का डांस शो देखते हैं। तभी हमें ये पता चलता है कि मोनिका भी यूनिकॉर्न कंपनी की एक एम्प्लॉय है। उसी के अगले दिन हम मोनिका और जयंत को अल्टीमेट होते हुए देखते हैं जहां हमें ये क्लियर हो जाता है कि जयंत और मोनिका का पुराना अफेयर है। तभी मोनिका जयंत को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और ये सुनते ही जयंत तो शॉक्ड हो जाता है। उसका मतलब था कि कहीं ये बात उसके बॉस सत्यनारायण को पता चली तो जयंत की नौकरी और छोकरी दोनों ही जाएगी। मतलब उसका पूरा कैरियर बर्बाद होकर रह जाएगा। तभी जयंत मोनिका को बोलता है कि वो एबॉर्शन करवा ले। तभी मोनिका जयंत को समझाती है कि जयंत अब अच्छी पोस्ट पर पहुंच चुका है और जैसे ही निकी से उसकी शादी हो जाएगी वो खुद एक अच्छी हैसियत पर पहुंच जाएगा। तो बस मोनिका को उसका हक देता रहे, मतलब उसके ज़रूरत के हिसाब से उसे खर्च देता रहे, तो मोनिका उस बेबी की अकेले ही परवरिश कर लेगी और वो एबॉर्शन नहीं करवाएगी। तब ये सुनने के बाद जयंत के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो मोनिका की बात तो खामोशी से मान लेता है, पर वो अंदर ही अंदर समझ जाता है कि मोनिका उसे ब्लैकमेल कर रही है। और फिर अगले दिन की सीन में हम देखते हैं कि सत्यनारायण जी जयंत का हाथ पकड़ के उसके न्यू ऑफिस में ले जाते हैं, जिसे देख जयंत काफ़ी खुश होता है
और देखा जाता है कि जयंत की बहन शालू भी इस कंपनी में काम करती है और वो जयंत से कहती है कि उसके हर चीज़ का ख्याल वो खुद रखेगी। तभी हम देखते हैं जयंत को उसके टेबल पर एक पार्सल मिलता है जिसमें मोनिका और जयंत की साथ में कुछ फोटोज रहती है और साथ में एक लेटर भी होता है जिसमें एक होटल का एड्रेस होता है। और शाम को जैसे ही जयंत वहां भागते हुए पहुंचता है तो वहां उसे मोनिका तो नहीं मिलती पर वहां उसे ऋषिकांत मिलता है। तभी ऋषिकांत जयंत को ऐसी बातें बताता है जिसे सुन जयंत के पाँव के नीचे जमीन खिसक जाती है। और ऋषिकांत जयंत को बताता है कि मोनिका और उसका भी अफेयर है और मोनिका उसे भी ब्लैकमेल करती है और कहती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो ऋषिकांत का है। और अगली ही घड़ी में साथ में हम उसी रूम में अरविंद को देखते हैं और तभी ऋषिकांत ये भी बताता है कि मोनिका का अफेयर अरविंद के साथ में भी है और मोनिका इसे भी ब्लैकमेल करती है कि वो बच्चा अरविंद का भी है। मतलब अब तीनों के पास कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है, इन्हें तो मोनिका को पैसे देने ही होंगे। पर इन्हें लगने लगा कि मोनिका इन्हें आगे भी चलकर और भी ज़्यादा ब्लैकमेल कर सकती है। तभी फिर ऋषिकांत एक प्लान बनाता है कि वो मोनिका को मार दे पर वो इस काम में इन दोनों को भी शामिल करता है। इसीलिए वो एक एग्रीमेंट बनाता है और उस पर ये तीनों अपना अंगूठा लगाते हैं कि ये प्लान उसके बीच में ही रहेगा और तीनों बराबर के गुनहगार रहेंगे। तभी ऋषिकांत उन दोनों को यानी जयंत को और अरविंद को अलग अलग काम बताता है। उसका मतलब था कि वो मोनिका को बॉम्बे लेके आएगा और वहीं उसका मर्डर करेगा। और उसी रात जयंत अपनी गर्लफ्रेंड निकी को दीपलाली यानी नासिक लेकर आएंगे और निकी को नींद की दवा दे के खुद वहां से निकल के मुंबई आएंगे और मोनिका की बॉडी ले जाकर अरविंद को देंगे और फिर अरविंद उस बॉडी को ले जाकर किसी जंगल में ठिकाने लगा देगा। और इसी प्लान के मुताबिक जयंत नासिक पहुंचकर अपनी गर्लफ्रेंड निकी को नींद की दवा देकर रातों रात मुंबई पहुंच जाता है। तभी हम अगले सीन में ऋषिकांत को देखते हैं कि वो भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। तभी मोनिका भी मुंबई आ जाती है। इसके बाद ये सीन कट हो जाती है और उसके बाद हम मोनिका की डेड बॉडी को देखते हैं जो किसी येलो पॉलीथीन में लपेटी हुई है और जयंत के वैन में होती है। और अब जयंत उसी बॉडी को उसी वैन में लिए हुए अरविंद के पास पहुंचता है। तभी देखा जाता है कि अरविंद काफ़ी डरा हुआ था और जयंत से कहता है कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकता, इसलिए जयंत को उसकी मदद करनी होगी। और तभी जयंत और अरविंद उस बॉडी को जंगल में ले जा रहे होते हैं कि अचानक उनके सामने एक शेर आ जाता है। तभी ये दोनों वो बॉडी उसी जंगल में छोड़कर भाग जाते हैं और इसके बाद अरविंद अपने ठिकाने पर चला जाता है और जयंत भी टाइम पर नासिक पहुंच जाता है। और उसके अगले दिन ये दोनों अपने ऑफिस आ जाते हैं और तभी अरविंद जयंत को अलग बुलाकर ये बताता है कि जब से उसने मोनिका की बॉडी को ठिकाने लगाया है तब से उसे बहुत डर लग रहा है। तभी जयंत अरविंद को शांत कराता है। उसके बाद ये दोनों कंपनी मीटिंग में चले जाते हैं और वहाँ दो लोग मिसिंग होते हैं, मोनिका और ऋषिकांत। इसके बाद देखा जाता है कि इन दोनों को ऋषिकांत का इंतजार होता है और ये दरवाजे की तरफ देख ही रहे होते हैं। तभी अचानक मोनिका आते हुए नजर आती है और अब ये देख इन दोनों को करंट का झटका सा महसूस होता है। इन्हें लगा कि मोनिका का भूत आ रहा है और तभी ऑफिस के अंदर मोनिका आ जाती है और वो इन लोगों से बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। अब इस बात से ये दोनों और डर जाते हैं। तभी टीवी पर न्यूज़ आने लगती है जिसमें दिखाया जाता है कि ऋषिकांत का मर्डर हो गया है और उसकी बॉडी एक जंगल में मिली है और ये वही बॉडी थी जो जयंत और अरविंद ठिकाने लगा कर आए थे। तभी ये दोनों अलग जाकर बात भी करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ऋषिकांत को मोनिका ने ही मारा होगा। उसके बाद जयंत को मोनिका मिलती है और बताती है कि उसका इंतजार पुलिस वाले कर रहे हैं और जब जयंत वहां जाता है तो उसकी मुलाकात एसीपी नायडू से होती है और देखा जाता है कि इन दोनों की मुलाकात फर्स्ट टाइम हो रही है और वो पुलिस वाले इंक्वायरी करके चले जाते हैं। उसके अगले दिन अरविंद के घर पर एक पार्सल बॉक्स आता है और अरविंद जैसे ही उस पार्सल को ओपन करता है वैसे ही उस पार्सल में बैठा कोबरा सांप अरविंद को काट लेता है और वो वहीं तुरंत मर जाता है। उसके बाद हम अगली सीन में जयंत को देखते हैं जो अपने घर पर शाम को पहुंचता है तो उसके दरवाजे पर भी एक पार्सल उसके नाम कर रखा होता है और जयंत उस पार्सल को लेकर जैसे ही घर के अंदर जाता है और उसे ओपन करने चलता है वैसे ही उसकी बहन शालू की फ़ोन कॉल आ जाती है और वो जयंत को न्यूज़ ऑन करने को बोलती है और जयंत जैसे ही न्यूज़ देखता है तो उस पर दिखाया जा रहा होता है कि एक पार्सल में आए हुए सांप ने अरविंद को मौत के घाट उतार दिया और ये भी पार्सल वैसे ही था जैसे अरविंद का था। तभी ये देखते ही जयंत ने वो पार्सल को सामने फेंक दिया और फेंकते ही उसमें से भी सांप निकल आता है और तभी हमें जयंत की बचपन की सीन दिखाई जाती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि जयंत बचपन से ही सांप से बहुत ज़्यादा डरता है। और फिर देखा जाता है कि जयंत किसी तरह वहाँ से बच बचा के निकल जाता है और वो अगले दिन अपने ऑफिस में आकर सत्यनारायण को कुछ बताना चाहता था। तभी वहाँ मोनिका आ जाती है
और सत्यनारायण के साथ एक तमांग नाम का आदमी भी बैठा होता है और वो भी इस कंपनी का एक एम्प्लॉय है। तभी हम देखते हैं कि मोनिका सत्यनारायण के लिए और जयंत के लिए टी पॉट से चाय निकालती है और सत्यनारायण को फीकी चाय और जयंत की चाय में शुगर का एक टुकड़ा डाल कर लाती है। पर जयंत ये सब देखता रहता है और उसे ये लगता है कि मोनिका उसके चाय में जहर मिला रही है। इसीलिए जयंत ये चाय भी नहीं पीता और एक मीटिंग का बहाना करके सत्यनारायण को बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है, क्योंकि जयंत को ये लग रहा था कि अब अगला नंबर इसी का है। तभी उसके पास एक अननोन नंबर से एक मैसेज आता है और इस मैसेज में उसी एग्रीमेंट की फोटो थी जो ऋषिकांत ने बनाया था और उस एग्रीमेंट को लेने के लिए एक बिल्डिंग का एड्रेस भी था। तभी भागता हुआ जयंत उसी एड्रेस पर पहुंचता है और जब वो बिल्डिंग के सबसे ऊपर यानी टेरिस पर पहुंचता है तो वो एग्रीमेंट एक जगह पर रखा हुआ दिखता है और जैसे ही जयंत उस एग्रीमेंट को उठाने चलता है वैसे ही एक आदमी पीछे से आता है और जयंत को उठा के नीचे फेंक देता है। तब हमें ये देखने को मिलता है कि जयंत को नीचे फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि शालू का बॉयफ्रेंड गौरव होता है। तभी अगली सीन में हम देखते हैं कि जयंत नीचे नहीं गिरा बल्कि उसी बिल्डिंग के बीम को पकड़कर लटक जाता है। तभी उसे वो एग्रीमेंट पेपर भी दिख जाता है जो उसी बीम पर पड़ा हुआ होता है और जयंत संभलते संभलते उस पेपर को लेने की कोशिश करता है। तभी उसे बिल्डिंग के नीचे एसीपी नायडू नजर आती हैं जो अपने किसी काम से वहीं नीचे आई हुई हैं। तभी जयंत और डर जाता है कि कहीं ये एग्रीमेंट गिरकर नायडू के हाथ न लग जाए तो जयंत का क्या होगा। फिर वो भी संभल संभल कर उतरते हुए उस पेपर को लेने की कोशिश करता रहता है। तभी वो पेपर वहां से उड़कर नीचे नायडू की जीप के शीशे पर गिर जाता है। तभी जयंत नीचे उतरकर बड़ी ही होशियारी से उस पेपर को ले लेता है। तभी नायडू की नज़र जयंत पर पड़ती है तो वो जयंत से थोड़ी सी बातें कर वहां से चली जाती है। और इसके बाद जब जयंत की नज़र उस एग्रीमेंट पेपर पर पड़ती है तो वो पेपर फोटो स्टेट होता है, यानी वो ओरिजिनल एग्रीमेंट पेपर अब भी किसी के पास है। तभी जयंत का उस हमले पर और उस एग्रीमेंट का शक मोनिका पर जाता है। इसीलिए जयंत मोनिका के घर जाता है और थोड़ी बातों के दौरान ही जयंत मोनिका पर हमला कर देता है, यानी अपनी बेल्ट से मोनिका की गर्दन घोटने की कोशिश करता रहता है और वह ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। और अब देखा जाता है कि मोनिका मरने वाली थी। तभी जयंत को यह एहसास होता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है। तभी वो मोनिका को छोड़ देता है। फिर उसके बाद जयंत मोनिका को सारी बातें बताता है और खुद पर हुए हमले को भी बताता है। तब मोनिका जयंत को बता देती है कि उसका इन सब में कोई हाथ नहीं और उसने ऋषिकांत या अरविंद को भी नहीं मारा है और अब वो जयंत के किए हुए इस हमले को भी माफ़ कर देती है। तभी जयंत के पास रिकी की कॉल आ जाती है और जयंत रिकी से बातें करने लग जाता है। तभी मोनिका शराब पीने लग जाती है और जैसे ही जयंत रिकी की कॉल काट कर मोनिका की तरफ देखता है तो मोनिका उतनी देर में मर चुकी होती है और ये देख जयंत काफ़ी घबरा जाता है और अब ये सब देखकर उसे पूरा यकीन हो चुका है कि इन सब में किसी और का हाथ है और वो खामोशी से मोनिका के रूम से निकलता है। तभी उतरते हुए जीने पर जयंत को एक अंधी बुढ़िया टकरा जाती है और वो उसे उसकी लाठी पकड़ाकर वहां से भाग जाता है। तभी अगले दिन हम जयंत को उसकी ऑफिस में देखते हैं जहां वहीं पर उसकी बहन शालू आ जाती है और जयंत को एक जोर का थप्पड़ मार देती है और कहती है कि उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसका भाई एक हत्यारा होगा। और इतना बोलते हुए वो चली जाती है। तभी हम अगली सीन में एसीपी नायडू को देखते हैं क्योंकि अब सबका शक जयंत पर जाता है कि ये सारा मर्डर जयंत करवा रहा है। तभी नायडू जयंत को बताती है कि मोनिका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी और उस प्रेगनेंसी का डीएनए टेस्ट हुआ जिसमें अरविंद और श्रीकांत का डीएनए मैच नहीं हुआ और अब वो जयंत का डीएनए भी टेस्ट करवाएगी। तो हो सकता है कि जयंत का डीएनए मैच कर जाए तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो बच्चा जयंत का ही था, इसीलिए जयंत ने मोनिका को मारा है। और जयंत को ये बताते हुए एसपी नायडू वहाँ से चली जाती है और ये सब सुन जयंत और भी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसे मालूम है कि अगर अरविंद और श्रीकांत का डीएनए मैच नहीं हुआ तो अब अगला नंबर उसी का है। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि जयंत शालू से मुलाकात करता है। तब शालू उससे कहती है कि वो उससे इसलिए नाराज़ नहीं है जो मर्डर हो रहे हैं क्योंकि अभी तक तो ये साबित ही नहीं हुआ कि असली गुनहगार कौन है, बल्कि वो इससे इसलिए नाराज़ है कि जयंत के बनाए हुए रोबोट से देव की जान गई थी। और यहीं साथ में हम गौरव को भी देखते हैं जो शालू के साथ था और इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। तभी जयंत शालू को बोलता है कि उसके रोबोट में ऐसी कोई खराबी नहीं है और हो सकता है कि किसी ने मैन्युअली सेट करके देव को मार दिया हो, या फिर ऐसा कैसे हुआ। जयंत उस रोबोट को हैक करके ये पता लगा लेगा
कि ऐसा किसने किया। तभी जयंत अपनी कंपनी के उस रोबोट रूम में जाता है जहां उसके साथ गौरव भी जाता है। और जब जयंत अपने रोबोट का कंप्यूटर हैक करके डिटेल्स निकालता है तो उस पर गौरव का नाम होता है। तभी जयंत ये समझ जाता है कि देव को गौरव ने ही मारा है। तभी जयंत गौरव की तरफ पलटता है। तभी गौरव जयंत पर हमला करके उसे अधमरा कर देता है और गौरव जयंत को घसीटते हुए उस रोबोट रूम में ले जा रहा होता है। तभी वो अपनी मर्डर मिस्ट्री जयंत से बताता है कि उसने किस किस को कैसे मारा है। तब वो ये भी बताता है कि वो शालू से प्यार करता था। तभी देव ने आकर उसको बताया था कि उसने शालू को प्रपोज कर दिया। इसी वजह से गौरव ने देव को उस रोबोट से मार दिया था। पर ऐसा करते हुए ऋषिकांत ने गौरव को देख लिया था और वो उस वक्त तो उसे कुछ नहीं बोला, बस वो अपना छोटा मोटा काम उससे निकलवा रहा था। जैसे जयंत के ऑफिस में वो मोनिका की फोटोज वाला पार्सल मोनिका के नाम पर रखवा कर जयंत को ब्लैकमेल करवाया था। पर ऋषिकांत ने एक दिन गौरव से मोनिका को मारने के लिए कहा और साथ में ये भी कहा कि अगर गौरव ऐसा नहीं करेगा तो वो शालू से सब कुछ बता देगा। तभी शालू का नाम सुनते ही गौरव काफी गुस्से में आ जाता है और उसने वहीं ऋषिकांत को मार दिया। और उसे मारने के बाद उसको उसके जेब से एग्रीमेंट पेपर मिलता है। तब गौरव को दिमाग आया कि वो इन दोनों को भी क्यों ना मार दे। और तभी हमें समझ आता है कि ऋषिकांत शालू को मारकर जयंत और अरविंद को फंसाना चाहता था ताकि वो कंपनी का अकेला मालिक बन जाए और उसके रास्ते से जयंत और अरविंद और साथ में मोनिका भी हट जाए। पर उसको गौरव ने पहले ही मार दिया था और अब जयंत को भी उसी रोबोट के जरिए मारने जा रहा था। पर वो रोबोट अचानक काम करना बंद कर देता है क्योंकि उस रोबोट का कंट्रोल डिवाइस एक हैंड वॉच के रूप में जयंत के पास होता है। इसीलिए जयंत ने उस रोबो को खुद के कंट्रोल में करके वहीं गौरव को मार दिया। उसके अगले दिन एसपी नायडू जयंत के पास आती है। तब जयंत बता देता है कि उसने मर्डर नहीं किया बल्कि वो सेल्फ डिफेंस में मारा गया क्योंकि जयंत के भी बदन पर काफी जख्म था। और जयंत ये भी बताता है कि गौरव ने ही देव को मारा था और अरविंद और ऋषिकांत को भी मारा था, बस अब उसी का नंबर था। तब नायडू जयंत को बताती है कि उसे मोनिका के मर्डर केस का एक विटनेस मिल गया है, वो अंधी औरत। वो देख तो नहीं सकती पर उस कातिल के परफ्यूम की खुशबू को पहचानती है क्योंकि वो पिछले 30 साल से परफ्यूम बेचती है, इसलिए उसे हर खुशबू का ब्रांड नेम पता है। और साथ में उसने उसके फेस को भी टच किया था। और ये सब सुन के जयंत काफ़ी डर जाता है क्योंकि मोनिका जब शराब पीते हुए मर गई थी तब जयंत उसी के साथ में था। इसी डर से जयंत घर जाते ही सत्यनारायण को माफीनामा और अपना इस्तीफा लिख रहा होता है। तभी अचानक उसकी नज़र टीवी न्यूज़ पर पड़ी जहां बताया जा रहा था कि मोनिका का मर्डर तमांग ने किया था क्योंकि उसके शराब में कोबरा का जहर इंजेक्शन के जरिए तमांग ने ही मिलाया था और अब वही जहर खुद खाकर उसने खुदकुशी कर ली। इसी के अगले दिन हम जयंत को सत्यनारायण के घर पर देखते हैं जहां कोई प्रोग्राम हो रहा होता है। तभी एसीपी नायडू जयंत को बताती हैं कि वो अपना ख्याल रखें क्योंकि अब वही यूनिकॉर्न का भविष्य है। तभी जयंत नायडू से पूछता है कि मोनिका की प्रेगनेंसी जांच का डीएनए किससे मैच हुआ था। तब नायडू बताती है कि अगर वो लड़का या लड़की होती तो जयंत का साला या साली होती, जिससे ये बात तो साफ हो गई कि मोनिका का बच्चा सत्यनारायण का था। और ये बात तमांग को भी पता चल चुकी थी, इसीलिए तमांग चाहता था कि उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया जाए। पर सत्यनारायण ऐसा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए तमांग के हाथों मोनिका को जहर दिला दिया और उसके बाद एसीपी नायडू को कॉल करके तमांग को भी मरवा दिया। और अब ये भी बात साफ हो चुकी है कि एसीपी नायडू और सत्यनारायण आपस में मिले हुए हैं, इसलिए सत्यनारायण के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होती। अब जयंत के नज़र में सारा मामला तो क्लियर हो चुका है, पर उसे ऋषिकांत का वो ओरिजिनल एग्रीमेंट पेपर ढूंढना था, इसीलिए वो गौरव के घर पर जाकर छानबीन शुरू करता है और काफ़ी ढूंढने के बाद उसे वो पेपर मिल भी जाता है। तभी अचानक जयंत के दोनों तरफ सांप आ जाते हैं और उन्हें देख जयंत के हाथों में जली हुई मोबाइल की टार्च भी बुझ जाती है। और यहीं से ये मूवी ख़त्म हो जाती है क्योंकि इस मूवी में ये तो नहीं दिखाया गया कि जयंत बच जाता है या फिर वहीं मर जाता है, पर वो इस मूवी का मेन हीरो है तो जाहिर सी बात है कि वो बच ही गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ का एक्सप्लेन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।